हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो मैं सुरेश स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आयुष केमिस्ट्री 2024 में। और आज सीरीज का चौथा लेक्चर है जिसमें बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। शुरू शुरू में जब रासायनिक समीकरण के बारे में सोच हुई थी उसमें क्या कमियाँ थी, बाद में उस डिफेक्ट को, उस कमी को कैसे दूर किया गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कॉपी कलम ले लो। अगर अगल बगल कोई डिस्टर्बेंस हो तो बंद कर दो। ठीक है, जैसे मैं कोई सिंपल सी रासायनिक क्रिया लिखता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ कोई मैं हाइड्रोकार्बन लेता हूँ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दो वर्ड है ना, एक हाइड्रो एक है कार्बन। ऐसा कोई भी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और जब भी हम इसका दहन करेंगे, दहन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब तक ऑक्सीजन वहां नहीं रहेगी तब तक दहन नहीं होगा। ध्यान देना, क्या बनेगा यहाँ से? CO2 बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन है। और क्या बनेगा? H2O। थोड़ा समय। अच्छा, ये रासायनिक समीकरण है कि नहीं? ये रासायनिक समीकरण नहीं। देखो, इसमें से कुछ हद तक है लेकिन इसकी वजह से नहीं है। किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों को किसी प्रतीक द्वारा निरूपित करना, किसी सिंबल द्वारा उनको प्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण या तो केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं अगर इसी को छोटी सी कल कमी है, मैं इसे एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो मैं प्रोपेन ले लिया, C3H8। प्रोपेन है, ऑक्सीजन है, दहन होगा, क्या बनेगा यहाँ से? CO2 बनेगा और H2O बनेगा। इसको बैलेंस कर लो, 3 कार्बन है तो यहाँ 3 कार्बन जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन के बाद में देखो, पहले हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। यहाँ कितने आएंगे? 4 आ जाएंगे। 4 दूना 8, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 दूना 6 तो यहाँ है, 6 4 10, यानी कि यहाँ कितने आएंगे ऑक्सीजन? 10 तो हो गया ना। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 4 6 यहाँ, 4 यहाँ, 4 6 4 10 हो गया। बाकी ऑक्सीजन 8 सही है। अब देखो केमिकल इक्वेशन है, इसी बोलेंगे रासायनिक समीकरण, क्योंकि यहाँ ये क्या है? दोनों अभिकारक या अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और ये क्या है? उत्पाद, प्रोडक्ट। आए बात समझ में? इसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इसमें कोई सिंबल नहीं दिए ना, कोई प्रतीक नहीं दिए। अब देखो यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, इसका सिंबल है। प्रोपेन को ऐसे रासायनिक सूत्र द्वारा लिखते हैं। ये इसका रासायनिक सूत्र, ये इसका रासायनिक सूत्र हो नहीं, ये तो नाम है ना हिंदी में, है कि नहीं? सुन भाई, रासायनिक समीकरण तो लिखो, परिभाषा लिखवाना पड़ेगा, लिख लो, लिख लेना। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को किसी रासायनिक सूत्र द्वारा या किसी प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब कुछ लिखने के तरीके होंगे, जैसे मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल से काल्पनिक पदार्थ लेता हूँ, A + B मिलके बनाते हैं C + D। ठीक है, A और B मिल रहे हैं और C और D बन रहे हैं। इसमें से उत्पाद कौन है? अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ये उत्पाद है, ये भी उत्पाद। जैसे मान लो दूध से क्या बनता है? दही। दही उत्पाद है और दूध अभिकारक है। आई बात समझ में? अच्छा, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो, जैसे मान लो C + D, A + B यहाँ निकल रहा है। अब क्या बन जाएंगे? अब ये उत्पाद बन जाएंगे। ध्यान देना, अभिकारक को और उत्पाद को हमेशा एक तीर द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कौन। यहाँ 2 प्रकार के तीर यूज करते हैं। एक तो ऐसे मान लो सीधी इस तरह से यूज करें, बाकी एक होता है हाफ एरो ना, इधर आधा इधर आएगा। ये यूज करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए।
अनुत्क्रमणी, रिवर्सिबल, और ये होता है अनुत्क्रमणी। ठीक है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब एक बार आगे चली गई पीछे नहीं आ रही है, आई बात समझ में। और ये क्या, देखो आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी। अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ, अगर मैं इसको मानूं तो a प्लस बी से, a और b से c और d बनेगा। अब c और d इसको नहीं बनाएंगे इस एरो के अनुसार। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मतलब इसका, अगर इसको लेकर चलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि a और b बनेंगे, फिर कुछ टाइम बाद इनकी सांता बढ़ने लगेगी, फिर उस वापस टूट के ये क्या करेंगे, a प्लस b बनाने लगेंगे। तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, रिवर्सिबल साइन का ना, रिवर्सिबल साइन का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ना। ठीक है, समझ गए। तो पहला नियम क्या है, अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखेंगे और उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखेंगे। अगर लिख लेना अपनी भाषा में, अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखेंगे, उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि यदि हमारे पास दो या दो से अधिक अभिकारक हो या दो या दो से अधिक उत्पाद हो तो उनको हम अलग अलग लिखेंगे और उनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। आई बात समझ में। अभिकारक या उत्पाद को अभिकारकों या उत्पादों को अलग करने के लिए बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। आई बात समझ में। दूसरा नियम ये है, देख लो। देख लिए, अब मैं कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, समझ गए ना। अनुत्क्रमी मतलब आगे चली गई फिर पीछे नहीं जाएगी, और उत्क्रमी मतलब आगे भी जा रही है रिएक्शन फिर पीछे भी जा रही है। ए प्लस बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं, फिर सी प्लस डी टूट कर ए और बी बना रहे हैं, ध्यान देना। एक रिएक्शन में यहाँ लिया हूँ, क्या बनेगा यहाँ से CO2 बनेगा, और एक रिएक्शन में यही चीज ले रहा हूँ यहाँ पे, इन दोनों में अंतर है, बिल्कुल है मेरे भाई, देखो ध्यान से। यहाँ दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, यहाँ एक ऑक्सीजन के अणु है। तो रासायनिक क्रिया लिखते समय हम हमेशा क्या लिखेंगे, अणु को। अणु को मतलब जिस रूप में ऑक्सीजन प्रकृति में पाया जाता है उसको लिखेंगे यहाँ पे, ना कि परमाणु। देखो ऑक्सीजन इस रूप में नहीं होता ना, हमेशा क्या होता है, O2 के रूप में होता है। हम यहाँ O2 लिखेंगे, ना कि ऑक्सीजन। समझ गए, ये तीसरा नियम है, लिख लो। ऐसे लिख लो, यहाँ गलत बना देना, यहाँ सही बना देना, समझ जाओगे ना। अभिकारक, दो अभिकारक, एक उत्पाद यहाँ पे। लिख लिए, लिख लिया। अब देखो आगे, रासायनिक समीकरण की कमियां। क्या कमी थी, जैसे देखो कमी तो बहुत सारे हैं। जैसे कि शुरू में तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा दी गई थी, तो उसके अनुसार अभिकारक की अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, इसका हम जानकारी नहीं मिल रही थी। उत्पाद की अवस्था क्या है, नहीं मिले जानकारी ना। ये कोई अभिक्रिया जैसे मान लो कि A प्लस बी से C बन रहा है, यह किस तापमान पर होगा, टेम्परेचर, इसकी जानकारी नहीं मिली। किस दाब पर होगा, प्रेशर, इसकी जानकारी नहीं मिली। समझ रहे नहीं। किस उत्प्रेरक का यूज करेंगे, इसकी जानकारी नहीं मिली। जैसे कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो उत्प्रेरक के ऑप्शन बहुत ही फास्ट हो जाती है। अगर उत्प्रेरक नहीं रहेगा, इसे बोलते हैं कैटलिस्ट, अंग्रेजी में कैटलिस्ट। अगर ये नहीं रहेंगे तो भी रिएक्शन लेकिन बहुत ही कम हो सकता है। जो रिएक्शन नॉर्मली 1 घंटे में हो रही हो, अगर उत्प्रेरक है तो 10 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में, समझ रहे हो, मतलब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो मतलब
कंडीशन की जानकारी नहीं मिल रही थी, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए अभिक्रिया के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद पढ़ते हैं। जैसे पहली कमी क्या, इसको क्या लिखेंगे, रासायनिक संघ कमी मतलब डिफेक्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पहली कमी क्या थी कि अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था का नहीं जानकारी मिल रही थी। अभिकारक एवं उत्पाद अवस्था की जानकारी नहीं मिली थी, लिख देना। ठीक है, जानकारी नहीं मिली थी। दूसरी बात, इस अभिक्रिया में ऊष्मा अंदर जाएगी या ऊष्मा बाहर निकलेगी, मतलब ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, इसकी जानकारी नहीं मिलती। दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, ऊष्मा परिवर्तन की जानकारी नहीं मिली थी। हीट चेंज बोलेंगे ना, ठीक है, अंग्रेजी में। और क्या है, तापमान तथा दाब की जानकारी नहीं मिली थी। किस ताप पर होगी, किस दाब पर होगी। उत्प्रेरक की जानकारी नहीं मिली थी, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होगी। उत्प्रेरक को कहाँ लिखे, इसके लिए कोई ना कोई विशेष ना की नियम कानून नहीं बने थे ना। उत्प्रेरक को बाएं लिखेंगे, दाएं लिखेंगे, तीर के ऊपर लिखेंगे, तीर के नीचे लिखेंगे, कोई विशेष रूल नहीं बना था। उत्प्रेरक की जानकारी नहीं मिल रही थी। लिख लो भाई पॉज करके, लिखो तो मिटाऊं। देखिए ऐसे कुछ और देखो, इसको मिटा रहा हूँ। इससे कोई रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो नहीं। अभिक्रिया की गति कितनी स्पीड से क्रिया होगी एवं समय, इसकी जानकारी नहीं मिल रही थी। ठीक है, और कुछ इससे मान लो कि और चीज है इंपॉर्टेंट है, वो भी छठवां पॉइंट है कि अगर किसी अभिकारक की सांद्रता व्यक्त करनी हो, कितना अभिकारक कितना गाढ़ा है, कितना हल्का है, समझ रहे कि नहीं। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता की जानकारी नहीं मिल रही थी। सांद्रता बोले तो कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन, इसकी जानकारी नहीं मिलती ना, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लिख लो, ये तो थी कमियां, शुरू शुरू में क्या कमियां थी। अब इनको क्या करेंगे हम, अब इन्हीं कमियों को दूर करने के कुछ रूल्स बनाएंगे। ठीक है, लिख लो, लिख लो भाई पाँच करके, वीडियो रोक के लिख लिया करो। अगर आप पहली बार हो हमारे चैनल पे और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। नेक्स्ट है वही जो कमी थी, रासायनिक समीकरण में कमी को दूर करने के उपाय या कमियों को दूर करने के उपाय ना। ठीक है, कमियों का निवारण, सोल्यूशन और डिफेक्ट बोल सकते हो। ठीक है,
जैसे पहला हमें ताप की जानकारी नहीं मिल रही ना, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है a प्लस बी से यक्ष बना रहा है और इसके लिए हमें तापमान चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस। तो पहले नियम के अनुसार देखो, पहला मतलब नियम क्या बताएं, कमी को दूर कर रहे हैं ना, कोई नियम नहीं फिक्स इसमें, पहला है दूसरा है ऐसा कोई बात नहीं है। क्या लिखेंगे, तापमान को हमेशा ऊपर लिख देंगे या तो नीचे लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ तीर के ऊपर क्या, जैसे जो सारी कंडीशन है, ताप हो गया, दाब हो गया, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, सबको क्या करेंगे, तीर के ऊपर लिख देंगे या तो नीचे लिख देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लिख लो इसको, तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं, लिख देना, ताप, दाब या उत्प्रेरक की स्थिति को हम तीर के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाते हैं, ऐसे लिखना, ठीक है, पॉइंट में। ताप या दाब, ताप दाब या उत्प्रेरक की उपस्थिति को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे N2 प्लस 3H2 अमोनिया, ठीक है। अब हमें दिखाना, देखो पहली बात ये अभिक्रिया किस ताप पर होती है, ये कितने ताप पर होती है थोड़ा देखना पड़ेगा, 500 डिग्री सेल्सियस पर। तापमान यहाँ दिखा दिए। अब दाब है 200 एटीएम और प्रेरक होता है आयरन, लोहा, इन सबको, ठीक है, तीर के ऊपर या नीचे लिख के दर्शा देंगे। हाँ देखो, इससे थोड़ा जानकारी मिलती है कि हाँ अभिक्रिया कितनी होगी, 500 डिग्री सेल्सियस में होगी ना, 500 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया होगी, 200 एटीएम का प्रेशर रहेगा, लोहा जो रहेगा आयरन वो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा, जो मतलब इस अभिक्रिया को तेज करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, इनकी अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती, हम क्या करेंगे, अगर मान लो कोई चीज ठोस है यस लिखेंगे और कोई चीज द्रव है तो लिख रहे नहीं, यस एल जी, ठोस, सॉलिड, ठीक है, द्रव, लिक्विड, गैस, ये तो गैस ही होगा ना, लिक्विड, ठीक है। इनको कैसे दिखाएंगे, यस एल जी से। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन क्या होता है, गैस, इसके आगे यहाँ थोड़ा सा नीचे जी लिख देंगे, हो गया। जैसे यहाँ ये भी गैस होता है, इसके आगे यहाँ थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं, इसको फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जी लिख दूंगा, ठीक है, ये दिखाएगा हाँ ये गैस है। तापमान कितना है 500 डिग्री सेल्सियस और उत्प्रेरक है हमारे पास लोहा और 200 एटीएम का प्रेशर है। क्या बनेगा, अमोनिया, ये भी क्या है, गैस है। आइवर्सन में नहीं, अगर ठोस हो तो यस लिखते हैं, अगर द्रव होता तो एल लिखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं अगला देखो, जैसे अगर किसी अभिक्रिया में अवक्षेप प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी, मैंने पहले बताया पिछली वीडियो में। तो अवक्षेप अगर कहीं बनता है तो उसको हम दिखाते हैं तीर को नीचे करके, यहाँ एरो का सिर जो हेड रहेगा नीचे रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई इसे निकाल, जैसे देखो Mg प्लस H2SO4, अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ क्या होगा, यहाँ से अधिक सक्रिय ये कम सक्रिय जाएगा, इससे रिएक्शन इसको देखो, ये अधिक सक्रिय कम सक्रिय तो क्या जाएगा, इसको क्या करेगा, हटा देगा यहाँ से, ठीक नहीं, क्या बनेगा यहाँ से MgSO4 प्लस H2। अगर अवक्षेप बनता है
एरो नीचे करेंगे। अगर वो गैस बन रही है क्या करेंगे, ऊपर। ध्यान देना, अगर अभिक्रिया के बाद कोई गैस बन रही है, निकल रही है, तो उसको यहाँ एरो ऊपर करके दिखाएंगे। ये दिखाएगा गैस को और ये दिखाएगा पीपीटी को। ठीक है, लिख लो। आगे बताऊं, लिख लेना। पीवीटी को या अवक्षेप को हम किसी भी रासायनिक क्रिया में इस तीर द्वारा दिखाते हैं, तीर बना के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या इसे दिखाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड को होगे तो रिप्रेजेंट लिखोगे। द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी इज शोन बाई दिस एरो, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो x प्लस वाई, इसको गर्म करने से जेड बन रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ ऊपर डेल्टा बना देंगे। ठीक है, ऐसे त्रिभुज का आकार बना देंगे, ऐसे बोल रहे डेल्टा। ये दिखाता है कि हाँ इसको गर्म करना पड़ रहा है। ठीक है, गर्म करोगे तो ये बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में KClO3 KClO3 थोड़ा देखना पड़ेगा ना, सही है। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से KCl अलग हो जाएगा, प्लस क्या निकलेगी, ऑक्सीजन, क्योंकि ये गैस होते हैं, यहाँ एरो ऊपर करके दिखाएंगे ना। ठीक है, अरे सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड ठोस, ये क्या है ठोस, ये क्या है गैस। वैसे अगर गैस लिखोगे नहीं तो भी दिक्कत नहीं है, एरो बता रहा है कि खुद गैस है। आई बस में लिख लो, पोटेशियम क्लोराइड बोलते इसका नाम लिखना है, लिख लो पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है ऑक्सीजन। मैं पहले से ही नामकरण के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देखना थोड़ा। अगर कमजोर है नामकरण तुम्हारा तो देख लेना। ठीक है, लिख लो। लिख लो, एक और छोटा टॉपिक है, देख लो। जैसे मान लो किसी रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा अंदर आ रही है बाहर निकल रही है। एग्जाम्पल देखो, A प्लस बी से C बन रहा है और मुझे इसमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, तब C बन रहा है। मतलब ऊष्मा देने मतलब ऊष्मा अंदर आ रही है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे माइनस ऊष्मा। आई बस में अगर अंदर आ रही है तो माइनस करेंगे, अगर बाहर निकल रही है तो प्लस करेंगे। अब प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो प्रोडक्ट है ना, ये हमें मिल रहा है, हम जो मिल रहा है उसका हम दे रहे हैं, सोचो अंदर जा रही है ना, है कि नहीं। अगर यहाँ मिलेगी तो प्लस। ठीक है, इसको बोलते हैं यदि ऊष्मा बाहर निकलेगी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अलग से बनाता हूँ। ठीक है, इसको बोलेंगे अगर ऊष्मा अंदर आ रही है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि ऊष्मा किसी रासायनिक प्रक्रिया अंदर आती है या किसी रासायनिक प्रक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, क्या होगी एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी। अगर मैं यहीं पे A प्लस बी कोई मान लो जेड बन रहा हो, ठीक है, और यहाँ प्लस ऊष्मा हो, क्या होगी ऊष्मा बाहर निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका क्या हो जाएगा
एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या होगा, एक्टोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, लिख लेना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में बताऊंगा कि किसी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते हो, ऑल द वेरी बेस्ट। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, शेयर करना अपने दोस्तों में, शेयर कर देना।